हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज बेटा सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर हो चुका है, तो उस पेपर के डिस्कशन के लिए मैं बेटा आया हूं। तो पहले तो हम पेपर का एनालिसिस करेंगे और पेपर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आए थे, क्वेश्चन कैसे थे, इजी थे, मुश्किल थे, एवरेज थे, ये सारी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पेपर का एनालिसिस करूंगा, उसके बाद में पेपर का डिस्कशन करूंगा। आज पेपर का सॉल्यूशन में लेकर नहीं आया हूं बेटा, सॉल्यूशन में 2-3 दिन के बाद में दूंगा। पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है ना। और आप सीए इक्तिदार मलिक के नाम से भी मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पेपर का सॉल्यूशन मैं वहीं पर अपलोड करूंगा। तो 2-3 दिन के बाद मैं पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर का एनालिसिस करूंगा और पेपर को डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। अच्छा जी बेटा, वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। तो चलो बेटा, मैं पहले पेपर का एनालिसिस करता हूं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स का नॉर्मल तरीके से जैसे आता है हमेशा वैसे ही ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। फिर थ्योरी का क्वेश्चन था फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग का 4 नंबर का। फिर सब्सिडरी बुक सेल रिटर्न बुक का क्वेश्चन था 4 नंबर का। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका बेटा डेप्रिसिएशन से था, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने का, 10 नंबर का क्वेश्चन। फिर इसी में दूसरे का बी पार्ट बीआरएस का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत कुछ ज्यादा कुछ उसमें था नहीं। ठीक है ना, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो 10 नंबर का ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट फाइनल अकाउंट का था बेटा, 15 नंबर का क्वेश्चन, हमारी किताब का ही क्वेश्चन था। ठीक है ना। और फिर बी पार्ट पार्टनरशिप बेसिक का था 5 नंबर का। ठीक है ना, जिसमें आपसे कैपिटल रेशियो निकालना पूछा था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा गया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा गया था। चौथा बेटा क्वेश्चन पार्टनरशिप डेथ से था, जिसमें डेथ से रिलेटेड अकाउंटिंग करनी थी आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, कैपिटल अकाउंट बनाना था, बैलेंस शीट बनानी थी। तो वो 15 नंबर का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी कोई ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। सिंगल एंट्री सिस्टम का बेटा 5 नंबर का बिल्कुल कैपिटल कंपैरिजन मेथड से क्वेश्चन था, हमारी किताब का ही क्वेश्चन है वो। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन बेटा एनपीओ से था, जिसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया था, 10 नंबर का क्वेश्चन। बी पार्ट इसमें 2 थे बी पार्ट के, या तो ए कर लो यानी 1 कर लो या 2 कर लो। 5 नंबर का बिल ऑफ एक्सचेंज का था और उसी के साथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन था। ठीक है ना, ऑप्शन में। तो बिल ऑफ एक्सचेंज और इन्वेंट्री वैल्यूएशन में से एक करना था। और फिर सी पार्ट जो इसका था वो था बेटा डिवेंचर्स का, जिसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन था 5 नंबर का। और छठा पार्ट में इश्यू ऑफ शेयर का वही 15 नंबर का क्वेश्चन था। इस बार फॉरफीचर का क्वेश्चन नहीं था, इस बार कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस और उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। और ये थ्योरी थी 5 नंबर की, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये पेपर बेटा आपका पेपर का एनालिसिस था कि क्वेश्चन कहां कहां से आए थे। ठीक है ना। इस बार बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन नहीं आया, इस बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना। इस बार रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर से भी क्वेश्चन नहीं आया, बस एक छोटा सा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था। इस बार बोनस इश्यू से भी क्वेश्चन नहीं आया, इश्यू ऑफ डिवेंचर से क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना। और पार्टनरशिप में एडमिशन रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना। बेसिक और डेथ से इस बार क्वेश्चन पूछा गया, इस बार डिसोल्यूशन से भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन से भी इस बार क्वेश्चन नहीं आया पार्टनरशिप में। तो चलो जरा आइए आप पेपर को जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो मैंने बताया कि कहां कहां से क्वेश्चंस आए थे। अब सवाल उठता है, सर आपकी नजर में पेपर क्या था, इजी था, एवरेज था, या टफ था, या अबव एवरेज था, या टफ था। तो बेटा मैं एवरेज बोलूंगा, एवरेज पेपर था आपका। ठीक है ना। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से उन्होंने बहुत आराम से इस पेपर को कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो उनको हो सकता है कि पेपर कुछ छूट गया हो। बाकी मुश्किल मैं नहीं कहूंगा, एवरेज पेपर में बोलूंगा इसको। ठीक है ना। तो आइए जरा पेपर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो जरा, ये है हमारे पास पेपर, ये चार्टेड स्टडीज ग्रुप से मैंने इसको डाउनलोड किया है। ठीक है ना। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इस पेपर को शेयर कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ही देखो जरा, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1 कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल कॉन्सेप्ट। जी बिल्कुल ट्रू है बेटा, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। मैचिंग कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट में कभी कभी डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनकम और एक्सपेंसेस आप तब रिकॉर्ड करो जब वो इनकट हो जाएं या जब आप उनका
या जब आपने उनका अर्न कर लिया। एक्चुअल में कैश रिसीव्ड या कैश पेड हम नहीं देखते। और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इसी के बेस पर है। वो कहता है कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आपने जो भी एक्सपेंसेस किए होंगे तो उन एक्सपेंसेस को उसी पीरियड में आपको कंसीडर करना पड़ता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एक्रूवल कॉन्सेप्ट विद द ट्रू है। कस्टमर ऑफ बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज यूजर ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय बिजनेस। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बेटा ये फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखो कस्टमर ऑफ बिजनेस जो होते हैं वो भी बिजनेस के यूजर होते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं जिस कंपनी से हम मतलब जो है गुड्स खरीद रहे हैं तो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर में हमको वो गुड्स देने में समर्थ होगी भी या नहीं होगी। तो ये सारी बातें वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो विल नॉट शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा देखो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू हायर होती है इन कंपैरिजन टू अदर मेथड। और जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कम होगी। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू उतनी ही कम होती है, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कम होगी। तो यहां पर ये लिखा है विल नॉट शो लोअर, तो बेटा वो लोअर वैल्यू शो करेगा, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अगर ये होता कि विल शो लोएस्ट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फीफो में ज्यादा होती है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में इन कंपैरिजन टू अदर मेथड, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, समझ गए। तो बेटा ये फॉल्स है। क्लोजिंग जो फीफो है उसके अंडर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में लोअर वैल्यू शो करेगा एज कंपेयर टू अदर मेथड। For redemption of preference share, proceed from fresh issue of equity share and debenture can be utilized। ये भी बेटा फॉल्स है। सिर्फ शेयर से इशू किया हुआ अमाउंट ही यूटिलाइज किया जा सकता है। मतलब कैपिटल के रिप्लेसमेंट के लिए या तो हम फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करते हैं या सीआरआर बनाते हैं। डिवेंचर अगर इशू कर रहे हो तो दैट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल, समझ गए ना। तो इसमें दोनों लिखा हुआ है तो दोनों नहीं, समझ गए। इक्विटी शेयर कर सकते हो लेकिन इसमें दोनों बोला गया है तो वो फॉल्स है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट सिनोनियम टर्म्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जी हाँ ये ट्रू है, यानी ये दोनों सिनोनियम नहीं है, ये एक जैसे वर्ड नहीं है, क्लोजली रिलेटेड जरूर होते हैं ये, लेकिन दोनों का काम अलग होता है, ठीक है। जब बुक कीपिंग एंड होता है तभी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और अकाउंटिंग का काम क्या होता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग, और जो मतलब एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट वगैरह, ये सब किसके काम होते हैं, अकाउंटिंग के। ए लेजर इज ऑल्सो नोन एज द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा ये ट्रू है, ठीक है ना। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट होता है लेजर। तो ये था हमारा मतलब जो है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, जल्दी जल्दी बेटा डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था एक्सप्लेन द 4 मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा अकाउंटिंग के फंक्शन तो आप सबको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है ना। वही सबको पता है कि मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, ठीक है ना, लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करना, कम्युनिकेट करना रिजल्ट को, तो यही सब आपके फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये आप सब आपने पढ़े ही होंगे। अच्छा जी, इसमें सेल रिटर्न बुक बनाना था कि आपने रिटर्न AAR से आपको गुड्स वापस मिला 30 शर्ट 300 एंड 15 ट्राउजर 500 ईच, और ट्रेड डिस्काउंट घटाकर आपको वैल्यू लिख देनी थी। फिर उससे 10 फ्रॉक्स वापस मिले लेकिन वो कैश में भेजे गए थे, तो बेटा ये रिकॉर्ड नहीं होंगे। और ट्यूलिप स्टोर से आपको 12 टी शर्ट्स मिले, ठीक है ना, इसके बारे में नहीं दे रखा कैश, तो ये रिकॉर्ड होगा, तो ये रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा। और जो भी बेटा सेल्स रिटर्न बुक का टोटल होता है वो सेल रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 आइटम रिकॉर्ड करने थे बेटा, 4 नंबर का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब आते हैं डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन था बेटा डेप्रीसिएशन का। A firm purchased a second-hand machinery on 1st April 21 for ₹10 for ₹15 lakh, subsequent to which 2 lakh were spent on its repair and installation। अच्छा जी, तो 15 लाख का आपने मशीन खरीदा, 2 लाख उसके इंस्टॉलेशन पर खर्चा कर दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब टोटल 17 लाख का आपका मशीन पड़ा। तो जब आप मशीन अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट साइड में लिखोगे टू बैंक 17 लाख, 15 लाख प्लस 2 लाख। ऑन अक्टूबर 1 उसी ईयर अनदर मशीन परचेज कर लिया आपने 9 लाख का, और इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट था 20,000,
तो बेटा 9,20,000 का आपने एक और मशीन परचेज कर लिया, तो उसी ईयर 1 अक्टूबर को फिर लिखोगे टू बैंक 9,20,000। ठीक है ना? ठीक है जी। द फर्म ऑल्सो शिफ्टेड द मशीनरी परचेज ऑन April 1, 2021 टू द न्यू प्लांट एंड इनकर्ड फ्रेट ऑफ ₹10,000। तो बेटा एक बार एसेट अगर यूजेबल कंडीशन में आ गई, ठीक है ना, एक बार अगर एसेट यूजेबल कंडीशन में आ गई बेटा, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी खर्चा करते रहो, उस एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो आपने इस मशीन को उठाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती। इसके शिफ्ट करने पर अगर कोई खर्चा भी हुआ है तो वो रीलोकेशन एक्सपेंसेस होता है, तो उसका भी कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? तो इस 10,000 का कुछ नहीं होगा और इस पूरे ट्रांजेक्शन का ही हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है ना? इस पूरे ट्रांजेक्शन का ही कुछ नहीं होगा। रीलोकेशन एक्सपेंसेस को हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है? रीलोकेशन का मतलब होता है एसेट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो इसका कोई भी खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। They adopted a policy of charging depreciation 12% per annum on diminishing balance method. Okay. On 1st April 2023, it was decided to change the method and rate of depreciation to straight line basis. On this, the remaining useful life was assessed as 5 year for both the machine purchase with no scrap value. Method को change कर दिया इन्होंने, WDV से straight line पर आ गए। ठीक है ना? तो अब आगे से यानी 1 अप्रैल से इस एसेट की वैल्यू क्या मानी गई? 5 साल। ठीक है ना? तो जो भी 31 मार्च 2023 को WDV होगा, तो उसको 5 से डिवाइड कर दोगे दोनों एसेट की वैल्यू को, तो वो हर साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, हर साल का। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, या तो रेट गिवन हो, तो रेट गिवन होता है तो ओरिजिनल कॉस्ट पर आप अप्लाई कर देते हो। लेकिन अगर यूजफुल लाइफ गिवन है तो जो भी एसेट की वैल्यू होती है उसको आप यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते हो स्क्रैप वैल्यू माइनस करने के बाद। लेकिन इसमें स्क्रैप वैल्यू है नहीं, तो बेटा 5 से सीधा डिवाइड कर देना है। 31 मार्च 2023 को जो भी वैल्यू आई होगी उसको 5 से डिवाइड करोगे तो वो आपका डेप्रिसिएशन होगा आगे से। अच्छा जी। ऑन अक्टूबर 1, 2023 द फर्स्ट मशीन बिकम आउटडेटेड एंड सोल्ड फॉर 2.5 लाख। ठीक है, पहला वाला मशीन 1 अक्टूबर 2023 को बेच दिया। ऑन दिस सेम डेट अनदर मशीन वाज परचेज फॉर 8,50,000। इसकी यूजफुल लाइफ थी 10 साल और रेसिडुअल वैल्यू थी 30,000। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। यानी आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। यानी एक ही साल का अकाउंट पूछ रहा है आपसे बेटा, आपसे एक ही साल का अकाउंट पूछ रहा है, यानी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। ठीक है? तो एसेट खरीदा कब था? एसेट आपने खरीदा था 1 अप्रैल 2021 को और अकाउंट पूछ रहा है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 को। तो आप चाहे एक साल का, वैसे इसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपको एक साल का बनाना है, वैसे जो निष्कर्ष है क्वेश्चन का वो यही है कि एक साल का बनाना था। तो पहले 1 अप्रैल 2023 को आपको टू बैलेंस बीडी लिखना था, समझ गए ना? फिर 1 अक्टूबर को आपने जो एसेट बेचा उसका ट्रीटमेंट करना था, समझ गए? फिर जो एसेट परचेज करा उसको लिखना था और उसके बाद में फिर आपको प्रॉफिट लॉस निकालने के बाद फिर 31 मार्च 2024 का डेप्रिसिएशन लगाना था। ठीक है? अगर इस क्वेश्चन को बेटा हम बनाएं, मैं अगर थोड़ा सा आपको वैसे ही अगर इसको बनाकर देखूं तो देखो ये है। अगर मैं यहाँ पर ये मशीनरी अकाउंट बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखोगे और बैलेंस बीडी में एक तो मशीन 1 और एक मशीन 2। ठीक है ना? कौन सी डेट को? ये होगा 1/4/2023 को यहाँ पर। ठीक है ना? क्योंकि फॉर द ईयर एंडिंग एक ही साल का बोल रहा है आपको, फॉर द ईयर, ईयर्स भी नहीं बोल रहा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। तो 1/4/23 से जो ईयर शुरू हुआ होगा और 31 मार्च को खत्म हुआ होगा। तो पहले तो आपको एसेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन दोनों की। एक तो एसेट आपने 17 लाख का खरीदा था 1/4/2021 को, तो पहले उस पर 31 मार्च 2023 तक का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 दो बार आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं जो मशीन आपने 1 अप्रैल को खरीदी थी, तो 17 लाख माइनस 12%, ये एक साल का डेप्रिसिएशन हो गया, फिर ये दूसरे साल का, तो 13,16,480 ये मशीन 1 की वैल्यू बची है, 13,16,480। अच्छा, अब मशीन 2 की वैल्यू देखते हैं जरा। मशीन 2 का बेटा आपने पहले साल
6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 9,20,000 पर पहले 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा पहले साल, फिर दूसरे साल पूरे 12% के हिसाब से पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 761,024 761,024 ये 1/4/2023 की वैल्यू है। अब यहीं पर इन्होंने मेथड को चेंज कर दिया और जो भी दोनों एसेट हैं उसकी यूजफुल लाइफ को 5 साल इन्होंने डिटरमाइन किया 1 अप्रैल 2023 को। लेकिन अब कहते हैं 1 अक्टूबर 2023 को ये पहला वाला मशीन इन्होंने बेच दिया। तो पहले तो यहाँ पर बाई डेप्रिसिएशन लगाओगे आप। अब जानते हो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आप कहोगे 13,16,480 ये जो वैल्यू है ना, ये है बेटा 5 सालों का, मतलब जो है 5 साल में इसको डेप्रिशिएट करना है। तो डिवाइडेड बाई 5 करो तो 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा 263,296 और 6 महीने का कितना होगा? तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा 131,648 ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। उसके बाद यहां लिखोगे बाई बैंक, तो बाई बैंक कितना होगा? 2.5 लाख और फिर यहां पर आएगा लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल कितना होगा आप देख लीजिए, 9,34,832 ये लॉस ऑन सेल हो गया इनका 1/10 को। फिर इसी डेट को एक और मशीन खरीदा है इन्होंने 1/10/23 को ही टू बैंक, और वो मशीन इन्होंने खरीदा है 8,50,000 का शायद, हाँ जी 850 का। इसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल और इस पर रेसिडुअल वैल्यू है 30,000। तो 8,50,000 में से 30,000 माइनस कर दो, तो 850 माइनस 30,000 ठीक है 820, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 82,000 पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा और आधे साल का डेप्रिसिएशन होगा 41। तो जो 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन आप लगाओगे बाई डेप्रिसिएशन, 31 दिसंबर को आप डेप्रिसिएशन जो लगाओगे वो कितना लगाओगे? एक तो मशीन 2 पर और एक मशीन 3 पर। मशीन 3 पर तो आएगा 41,000 का डेप्रिसिएशन और मशीन 2 पर आएगा 761,024 को 5 से डिवाइड करना है बेटा, तो ये होगा 152,205 152,205 ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा? वो होगा 1,93,000 1,93,205 ये आपका डेप्रिसिएशन, और उसके बाद बैलेंस शीट निकाल लेना जो भी आएगा। ये आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बेटा बीआरएस का क्वेश्चन था, आइए जरा बीआरएस का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन जून 30, 2024 फॉर XYZ. The bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 24,768. तो इसको आपको क्या करना था? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको प्लस कॉलम माइनस कॉलम, तो बेटा माइनस कॉलम में इसको उठाकर लिख देना था क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है। फिर बैंक चार्जेस 350 हैड नॉट बीन इंटर्ड इन कैश बुक, तो इसको माइनस कॉलम में लिख देना था क्योंकि पासबुक से घटा हुआ है, कैश बुक से घटा हुआ नहीं है, तो आपको इसे कैश बुक से भी घटाना है। चेक अमाउंटिंग टू 88,678 इशूड बिफोर 30 जून बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो इसको बेटा प्लस कॉलम में आपको लिखना था, ठीक है ना, क्योंकि ये कैश बुक के बैलेंस में प्लस होगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, क्योंकि कैश बुक से घटा रखे हैं, पासबुक में से माइनस नहीं हो रखे, तो उसकी बराबर आने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। वन पेमेंट ऑफ 4590 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। आपने 4590 का कोई पेमेंट किया लेकिन कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, या तो कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया या डिस्काउंट कॉलम में कर दिया, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं किया, तो बेटा इसको आपको माइनस कॉलम में लिखना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो क्रेडिट साइड में लिखने का मतलब माइनस करना था, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया, तो अब कर दीजिए आप, तो माइनस में होगा। कंपनी पेड 15,500 टू ए क्रेडिटर्स एंड रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 2%. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. तो बेटा क्रेडिट साइड में आपको लिखना चाहिए था 15,500 इंटू 2% यानी 310 का डिस्काउंट घटाने के बाद जो बचता वो आपको पेमेंट में लिखना था, लेकिन उसने ये लिख दिया 15,500,
तो 310 रुपए ज्यादा घटा दिए, ठीक है ना। तो बेटा जो ज्यादा घटा दिए वो प्लस कर लो आप, तो 310 रुपए प्लस हो जाएगा। अच्छा जी, ए डेबिट ऑफ 5700 appeared in the bank statement for an unpaid check which had been written marked out of date. The check had been redated by the customer and paid into bank again on July 8। तो बेटा पासबुक में 5700 रुपए डेबिट में लिख रखे हैं, यानी माइनस कर रखे हैं, तो आपको भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको जमा तो करवाया लेकिन 8 जुलाई को करवाया, मतलब 30 जून के बाद। समझ गए ना। तो बैंक इसको फिर से बढ़ाएगा, आपकी कैश बुक में क्रेडिट तो करेगा, लेकिन कब करेगा, जुलाई 8 या उसके बाद। लेकिन हम रिकंसिलेशन कर रहे हैं 30 जून को, समझ गए। तो 30 जून तक ये 5700 रुपए पासबुक में घटा हुआ था, तो आपको भी घटा लेना चाहिए, तो आपको माइनस करना पड़ेगा ये उसमें से। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंटिंग टू रुपीज, तो ये बेटा माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कैश बुक में बढ़ा रखा होगा लेकिन पासबुक में ऐड नहीं हो रखा, तो पासबुक के बराबर आने के लिए माइनस करना पड़ेगा। डिविडेंड 1980 कलेक्टेड बाई बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो पासबुक में ऐड हो रखा है, तो आप भी अपने प्लस कॉलम में इसको लिख लीजिए। अमाउंट ऑफ रुपीज 2340 रॉन्गली क्रेडिटेड बाई बैंक टू कंपनी अकाउंट फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल, तो बेटा बैंक ने गलती से 2340 से आपका खाता क्रेडिट कर रखा है, पासबुक क्रेडिट कर रखा है, तो बैंक ने बढ़ा रखा है, आप भी बढ़ा दो, आपको तो उसके बराबर आना है ना। तो पासबुक में बढ़ा हुआ है, तो आप भी अपने प्लस कॉलम में लिख दीजिए। June 25, the credit side of bank column of the cash book was overcast। तो क्रेडिट साइड ओवरकास्ट का मतलब है बेटा पेमेंट ज्यादा लिखे हुए हैं, पेमेंट ज्यादा लिखे हैं तो पास कैश बुक का बैलेंस कम हो रखा होगा। पेमेंट साइड में अमाउंट ज्यादा लिखा है तो बैलेंस कम होगा, पासबुक का तो कम नहीं होगा, कैश बुक का बैलेंस कम हो रखा है, पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ये समझ गए। आप नॉर्मल तरीके से बनाइए बिल्कुल, और बाकी जो ओडी दे रखा है ना बैंक ओडी, उसको माइनस कॉलम में बस लिख देना, बाकी बिल्कुल कैश बुक के हिसाब से नॉर्मल सोचिए, ठीक है। आपको ओडी के हिसाब से सोचने की जरूरत नहीं है, ओडी को सिर्फ निगेटिव में लिख दो और बाकी बिल्कुल कैश बुक के हिसाब से नॉर्मल तरीके से सोचकर आप बनाइए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, लो जी 10 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी मेरे ख्याल से आसानी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं ज्यादा। अब है आपका ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, ठीक है जी। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर पीयूष प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द बैलेंस शीट। कैपिटल बेटा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाता ही है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है ना। कैश इन हैंड एसेट में जाएगा, बैंक एसेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेटा एसेट में जाएंगे, तो पूरे साल का इनका इंटरेस्ट कितना बनेगा 4500। डिपॉजिट ये भी बेटा आपके एसेट में जाएंगे, ठीक है ना, तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा 30,000, तो 34,500 जो है ना ये आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट बनेगा, जो इनकम में जाएगा, समझ गए, इनकम में जाएगा। अब जितना इंटरेस्ट आपने रिसीव कर रखा है वो हटा देना, बाकी एक्रूड इंटरेस्ट होगा जो एसेट साइड में जाएगा। अच्छा, ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस होगा, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा, सेल ट्रेडिंग में जाएगा, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न, तो सेल में से माइनस हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न, तो परचेज से माइनस हो जाएगा। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में जाएगा। रेंट है 66,000 पीएनएल में जाएगा, सैलरी पीएनएल में जाएगा, ठीक है जी। सन्ड्री डेटर्स आपके एसेट में जाएंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएंगे। बैंक लोन 1/10/2023 को लोन ले रखा है, और अकाउंट आप कब बना रहे हो, अकाउंट 31 मार्च को बना रहे हो, तो बेटा 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा इस पर, तो 2 लाख इंटू 12% और इंटू 6/12, तो कितना होगा 12,000 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन होगा, ठीक है ना। तो अगर 12,000 रुपए पे कर रखा है पूरा तो अच्छी बात, नहीं कर रखा है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। इंटरेस्ट पेड 12,500 है, तो आप देखना पड़ेगा इसमें सारा का सारा बैंक का ही है या कुछ और भी इंटरेस्ट है, समझ गए ना, ये देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव 28,500, जबकि बन कितना रहा था, बन रहा था 34,500, तो बाकी एक्रूड इंटरेस्ट होगा। एडवर्टीजमेंट पीएनएल में जाएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएनएल में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल में, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल के क्रेडिट में, बैड डेट्स बेटा पीएनएल में जाएगा, ठीक है ना। वही इसमें क्लोजिंग प्रोविजन ऐड कर देंगे और ओपनिंग कोई प्रोविजन था वो माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो पीएनएल में ले जाओगे। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल में, मोटर कार एक्सपेंसेस पीएनएल में, इंश्योरेंस प्रीमियम भी पीएनएल में ही जाता है नॉर्मली, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल में, पोस्टेज एंड कोरियर पीएनएल में, ठीक है। अब इसकी जरा वो देख लें एक बार, ये देख लो। क्लोजिंग स्टॉक 7,65,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा,
कहते हैं दिस इंक्लूड गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 24 द वैल्यू ऑफ 25,000 फॉर विच नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द बुक्स। यानी आपके पास गुड्स वापस आया, आपने क्लोजिंग स्टॉक में तो ले लिया लेकिन एंट्री बनाना भूल गए, तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न डेबिट टू डेटर्स। तो बेटा इसमें क्या करना है, जो ऊपर सेल रिटर्न है ना, तो उसमें 25,000 आपको प्लस कर देना है सेल रिटर्न में, और डेटर्स में से बेटा माइनस कर देना है 25,000। तो ये करना था आपको, सेल रिटर्न में 25,000 ऐड होगा और डेटर से 25,000 माइनस होगा सेल रिटर्न के तौर पर। अच्छा जी, आगे कहते हैं परचेज इंक्लूड ए फर्नीचर आइटम परचेज ऑन 1 जनवरी 2024 10,000 डेप्रिसिएशन 10%। तो परचेज में से 10,000 फर्नीचर का माइनस कर देना और फर्नीचर में ऐड कर लेना। अच्छा जी, ये जो फर्नीचर है इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, लेकिन सिर्फ 3 महीने का लगेगा क्योंकि 1 जनवरी को खरीदा है। तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर फर्नीचर है उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, और ये 10,000 का जो फर्नीचर है इस पर सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन आना था। 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। तो रेंट बेटा ऊपर दे रखा है 66,000, इसका मतलब वो 11 मंथ का पे कर रखा है आपने, तो 6,000 एक महीने का हुआ, वो आपका बेटा आउटस्टैंडिंग है। तो 6,000 उस 66,000 में ऐड कर देना, 72,000 आपको लेने थे और 6,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। 12,000 सैलरी पेबल है, तो बेटा 12,000 आपको सैलरी में ऐड कर देना है पीएनएल में, और 12,000 आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी में लेना है लायबिलिटी साइड में। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 9,000 पेड अगेंस्ट बैंक लोन एंड इंटरेस्ट रिसीव पर्टेन टू इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। तो ऊपर जो बेटा 12,500 का इंटरेस्ट दे रखा है ना, उसमें 9,000 जो है ना वही बैंक लोन पर है, और बैंक लोन का टोटल इंटरेस्ट बन रहा था 12,000, तो 3,000 इंटरेस्ट एक्रूड है, ठीक है ना, यानी आउटस्टैंडिंग। तो 12,500 का जो टोटल इंटरेस्ट है उसमें 3,000 आपको प्लस करके 15,500 का इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल अकाउंट में आना था। 15,500 का इंटरेस्ट पीएनएल के डेबिट में आएगा, 3,000 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग करके लायबिलिटी साइड में आएगा, और जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट पर हुआ है, कितना? 28,500, जबकि इंटरेस्ट बन रहा है 34,500, तो इसका मतलब 6,000 का इंटरेस्ट एक्रूड है जो आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं है। तो बेटा पीएनएल के क्रेडिट में 34,500 जाएगा, और 6,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो आपका एसेट साइड में चला जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है ना। अच्छा जी, लिखा हुआ भी है कि प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट वगैरह। प्रोविजन बनाना है 5% डेटर्स पर, लेकिन डेटर्स में से पहले जो सेल रिटर्न है 25,000 वो घटाने हैं आपको, उसके बाद जो बचेगा उसका 5% आपका प्रोविजन होगा, समझ गए। तो बैड डेट्स जो दे रखा है उसमें प्रोविजन ऐड कर लेना, ओपनिंग प्रोविजन कोई है नहीं तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो बैड डेट्स में क्लोजिंग प्रोविजन ऐड करके जो आएगा वो पीएनएल के डेबिट में चला जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम में 18,000 प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस है, तो बेटा ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो ऊपर दे रखा है 30,000, उसमें से 18,000 माइनस कर देना, 12,000 पीएनएल में जाएगा, बाकी 18,000 कैपिटल से माइनस होगा ड्राइंग के तौर पर, क्योंकि ये प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ये क्वेश्चन था फाइनल अकाउंट का, मुझे लगता है कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं था इसमें। अच्छा, इसमें बेटा वही कैपिटल का रेशियो निकालना था कि मतलब कैपिटल कितने महीने आपने यूज करा, उसी के हिसाब से इफेक्टिव कैपिटल निकालना था। इफेक्टिव कैपिटल निकालने के बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेना था इफेक्टिव कैपिटल पर सीधा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो इसमें वही एट द बिगिनिंग एट द एंड है, शायद ऐसे ही कुछ। हाँ जी, एक्स ने 5,000 ड्रॉ किए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड वाई ड्रॉ करता है 1,500 पर मंथ एट द एंड ऑफ। तो इसमें 5,000 इंटू 4 क्वार्टरली किया तो 20,000 का ड्रॉइंग किया, एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट आपको निकालना था इस पर। और वाई ने 1,500 रुपए पर मंथ किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो 1,500 इंटू 12 तो 18,000 पूरे साल का ड्रॉइंग होगा, और उस पर इंटरेस्ट निकालना था बेटा 5.5 महीने का, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईच मंथ है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था, एक तो जो कैपिटल आएगा ना कैपिटल, पहले इफेक्टिव कैपिटल निकालना था, इफेक्टिव कैपिटल जो आता वही पीएसआर का रेशियो है, फिर उसी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, और उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इस वैल्यू पर निकालना था। ये क्वेश्चन तो स्टडी मटेरियल में दे रखा है आपका। ये 15 नंबर का बेटा डेथ का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। इसमें एक तो गुडविल की वैल्यू करनी थी, तो गुडविल की वैल्यू तो बड़ा इजी है, इन सबको ऐड कर 4 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाता। फिर गेनिंग रेशियो निकालना था, उसमें फिर जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट करके डिसीज पार्टनर को क्रेडिट करके उसके कैपिटल अकाउंट में लिख देना था, ठीक है ना। नया रेशियो आपको दे रखा है। फिर प्रॉफिट भी कहता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पर आपको ये इस बेसिस पर आपको पूरे साल का जो प्रॉफिट आया था उस पर 6 महीने का प्रॉफिट निकालना था, क्योंकि 30 जून को उसकी डेथ हुई है। ये देखो 30 जून को उसकी डेथ हुई है, तो पूरे साल का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना था, फिर पूरे साल का प्रॉफिट आ गया, फिर इनटू
6/12 करना था, फिर 6/12 करके 30 जून तक का प्रॉफिट आ गया, फिर डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना था और उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना था। एंट्री बनानी थी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज, जो भी मतलब सी है ना, तो सीज कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही बता रहा है। फिर एसेट का रिवैल्यूएशन क्या है, तो रिवैल्यूएशन तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था। समझ गए? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मिला 2,40,000, ऊपर 90,000 बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। तो बेटा आपको पहली एंट्री बनानी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 2,40,000 से, फिर बांटना कितना था 1.5 लाख, तो 1.5 लाख बांटना था तीनों पार्टनर में उनके ओल्ड PSR में। समझ गए ना? क्योंकि 90,000 जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है वो ऑलरेडी बढ़ गया होगा, ठीक है ना? तो 1,50,000 ही आपको बांटना था तीनों पार्टनर में। अच्छा जी, और जो सी को अमाउंट देना था वो उसके एग्जीक्यूटर को आपने पे कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बनाना था आपको। काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। अच्छा जी, ये सिंगल एंट्री का बेटा मेरी किताब का ही क्वेश्चन था। इसमें पहले तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने थे 2, फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाकर दोनों कैपिटल निकाल लेना था, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड करना था, कोई एडिशनल कैपिटल है उसे ऐड करना था, और उसके बाद ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देना था, प्रॉफिट आ जाएगा। 5 नंबर का काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना? अच्छा, ये एनपीओ का क्वेश्चन था बच्चे, तो सॉल्यूशन तो मैं इसका बनाकर दूंगा ही आपको 2-3 दिन में। तो ये एनपीओ का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इसमें बनाना था और एक बैलेंस शीट बनाना था। तो इसमें 3 चीजें आपको बनानी थी, एक रिसीट एंड पेमेंट, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बनाकर दूंगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है बेटा, काफी इजी क्वेश्चन था। रिन्यूअल ऑफ बिल का क्वेश्चन है। पहले 2 बिल ड्रॉ किए, जिसमें से एक डिस्काउंट करवा लिया था, ठीक है ना, एक डिस्काउंट करवा लिया था। फिर उसके बाद में दोनों बिल को कैंसिल कर दिया गया और एक कंबाइंड बिल ड्रॉ किया गया, ठीक है ना। और कंबाइंड बिल ड्रॉ करने के बाद जो ड्रॉई था वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके स्टेट से सिर्फ 40 पैसे मिल पाए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये था, इसका सॉल्यूशन बनाकर मैं दूंगा आपको एक आध दिन में। ये बेटा इसमें निकालना था आपको, क्लोजिंग स्टॉक निकालना था, किस बेसिस पर आपको निकालना था बेटा, वेटेड एवरेज बेसिस और फीफो बेसिस पर। तो वही आपको बनाना था, क्या बनाना था, स्टोर लेजर, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये करना पड़ता है। अच्छा जी, ये बेटा कौन सा क्वेश्चन है, कन्वर्जन का क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या काम करना था, पहले तो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए आपको 10% DRR बनाना था। समझ गए? नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन, जैसे आपने डिवेंचर इशू करे 20,000 इंटू 100, इसमें से 70% जो है वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर थे, तो 14,000 इंटू 100 और उसका 10%, यानी 1,40,000 का तो आपको DRR बनाना था। तो पहले साल ही आप पहले ही दिन डिवेंचर इशू करने की एंट्री थी, उसी के साथ में आपको एक और एंट्री बनानी थी। क्या बनानी थी? P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, कितने से, 1,40,000 से, और फिर 15% आपको DRI बनाना था, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 1,40,000 का यानी 14 लाख का 15%, तो जितना भी आता है DRI 14 लाख इंटू 15%, तो 2,10,000 का आपको DRI बनाना था। तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर जब डिवेंचर आपने रिडीम करे तो DRI को रिलाइज कर लेना था और DRR को जनरल रिजर्व में भेज देना था रिडम्पशन के बाद। और कन्वर्जन हुआ है इसमें, तो इसमें एक तो पूछा कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे, तो शेयर कितने अलॉट किए जाएंगे बेटा, देख लो 30%, 20 के हिसाब से 5% प्रीमियम पर, तो 20,000 इंटू 30% इंटू 105 डिवाइडेड बाई 20, ये तो नंबर ऑफ शेयर आने वाले थे। तो 20,000 इंटू 30% इंटू 105 डिवाइडेड बाई 20, तो बेटा 31,500 शेयर कंपनी इशू करने वाली थी। 31,500 शेयर कंपनी इशू करने वाली थी, ठीक है ना। और फिर जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी गई थी कन्वर्जन के लिए, तो कन्वर्जन की एंट्री क्या होती है, डिवेंचर डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम भी है। समझ गए? तो बेटा बाकी तो सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, अभी तो सारा क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा, सॉल्यूशन दूंगा उसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन था बेटा इश्यू ऑफ शेयर्स का। इश्यू ऑफ शेयर का बेटा आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें इस बार फॉरफीचर नहीं पूछा गया, इसमें बेटा आपसे पूछा गया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की अकाउंटिंग थी इसमें, समझे।
ये क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं क्लास में, 2-2 3-3 क्वेश्चन मैंने अपने हाथ से बनवाए थे क्लास में। ठीक? तो ये क्वेश्चन भी 15 नंबर का क्वेश्चन था, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दूँगा बनाकर, ठीक है? 2-3 दिन में मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा। और ये डबल एंट्री सिस्टम के क्या एडवांटेज होते हैं बेटा, थ्योरी के क्वेश्चन था, आपको पता ही होगा क्या एडवांटेज होते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या थ्योरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपको दूँगा। कब दूँगा? 2-3 दिन के बाद। बस आज से बनाना शुरू करूँगा तो टाइम बेटा थोड़ी-सी कमी है, इसलिए बनाऊँगा, थोड़ा-थोड़ा करके बनाना पड़ेगा। ठीक है? 2-3 दिन में बनाकर आपको सॉल्यूशन मैं देता हूँ। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका। मुझे पूरी उम्मीद है अच्छा पेपर करके आओगे आप और अच्छे नंबर से पास होगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। बाय-बाय।